नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की उन तमाम बड़ी खबरों की जो कहीं ना कहीं दुनिया भर में छाई हुई हैं। साथ ही दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर भी हमारी नजर रहेगी और साथ ही हम बात करेंगे खेल और अर्थ जगत की भी। जी हाँ, कहाँ क्या कुछ चल रहा है, ये सारी खबरें जो हैं वो अगले 1 घंटे में आप देख सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। कुर्सी के लिए आपस में लड़ेंगे इंडी गठबंधन के सहयोगी। उधर बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ आर पार की स्थिति। कल हुई पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आज बाजार बंद, सड़कों पर उतरा व्यापारी वर्ग। बीजेपी नेता संबित पात्रा का विरोधी दलों पर सियासी हमला। कहा शिमला में तुष्टीकरण की हो रही है राजनीति। ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर भी किए बात। कहा गणपति पूजा पर राजनीति करता है इंडी गठबंधन। आरजी के मेडिकल कॉलेज में वित्तीय घोटाले के सिलसिले में ईडी की छापेमारी। डॉक्टर रेप मर्डर केस में गुनाहगारों को जल्द सजा की मांग के साथ जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन भी जारी। जोधपुर में तरंग शक्ति 24 युद्धाभ्यास का आखिरी दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा इस एक्सरसाइज के जरिए भारत ने मित्र देशों के साथ रक्षा संबंधों को किया मजबूत। 90 देशों में सैन्य सामान का निर्यात कर रहा है भारत। भारत नाटिक उड्डयन पर दिल्ली में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुरक्षा और स्थिरता बढ़ावा देने वाले दिल्ली घोषणा पत्र अपनाने का करेंगे ऐलान। और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण हालात खराब। मुख्यमंत्री ने बुलाई आपात बैठक। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। और आइए अब बात करते हैं जनादेश की। जी हां, यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर। इस चुनावी सफर में पहले हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कुर्सी की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में जो इंडी गठबंधन एक होकर लड़ रहा था वो अब हरियाणा में अलग थलग है। यानी गठबंधन के सारे सहयोग आपस में ही लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने सभी 90 जबकि कांग्रेस ने अभी 88 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। 2 पर घोषणा भी बाकी है। इस बीच आज प्रत्याशियों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लिए जा सकते हैं। हरियाणा के रण की अगर बात की जाए तो लगातार ना सिर्फ जो सूची हैं वो हमने देखी हैं, बल्कि खासतौर से इंडी गठबंधन के तमाम जो सहयोगी आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 7वीं सूची जारी की है। इस सूची में आपने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। आपने जगाधरी से आदर्शपाल गुर्जर, नानौर से रणबीर सिंह चौहान और नुहू से राबिया किदवई को उम्मीदवार बनाया है। आपने हरियाणा की सभी 90 सीटों से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से 7वीं सूची जारी की गई, जिसमें 3 नामों की घोषणा की गई है और इसी के साथ ही तमाम जो सीटें हैं उन पर अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो चुका है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की। उम्मीदवारों के नामांकन के आखिरी दिन ये सूची जारी की गई है। 7वीं सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। इस सूची में सभी 6 उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी के हैं। जेजेपी ने लाडवा से एडवोकेट विनोद शर्मा, कलायत से प्रीतम मेहरा, कोलेखा, घरौंडा से राजपाल रोड कैमिला, सिरसा से पवन शेरपुरा, हांसी से शमशेर ढुल और बड़ाड़ा से लेफ्टिनेंट कर्नल यशवीर सिंह शौरंग को उम्मीदवार बनाया है। अभी तक जेजेपी एएसपी गठबंधन 87 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है। सिरसा की रानिया सीट पर जेजेपी एएसपी गठबंधन ने निर्दलीय उम्मीदवार रंजीत चौटाला को समर्थन देने का फैसला किया है।
और इससे पहले कल भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की थी। इसमें 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही भाजपा ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने अपनी तीसरी लिस्ट में सिरसा से रोहताश जांगड़ा, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव और फरीदाबाद NIT से सतीश फकाना को उम्मीदवार घोषित किया है। और हरियाणा के बाद अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की भी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों में उत्साह चरम पर नजर आता है। यहां बीजेपी, कांग्रेस, PDP समेत सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। इस बीच आज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिला चुनाव विंग ने स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्रों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने का काम भी किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम यानी स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस कड़ी में पुंछ में छात्रों ने रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं जो कि 25 सितंबर को होने वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनके बारे में नॉलेज इम्पार्ट की है कि हमें किस तरीके से वोट करना है। EVM के बारे में हमें बताया। हमारे स्कूल में भी आज वही प्रोग्राम किया गया जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए। हमारे यहाँ के 11th और 12th क्लास के बच्चों को उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि हमें कैसे वोट कास्ट करना है और कैसे आगे इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। हमें बताया गया कि हमारे कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वोट देना बहुत ज़रूरी है and we should take part in the elections also if we are of that age. वोटर अवेयरनेस के तहत यहाँ क्राइस्ट स्कूल पुंछ के अंदर ELC एक्टिवेशन का एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमने बच्चों को EVM की डेमो भी दी कि जो है CU, BU और VVPAT कैसे काम करेगा। कैटेगरी के वोटर्स जो आते हैं जैसे कि ओल्ड एज वोटर का प्रोविज़न क्या है, PWD वोटर का प्रोविज़न क्या है, इन बच्चों के थ्रू हम सोसाइटी के अंदर ये मैसेज भेज रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं सोसाइटी के अंदर ये मैसेज लेके जाएं कि अगर ये प्रोविज़न दिए गए हैं तो अगर कोई भी वोटर इस कैटेगरी में आ रहा है तो उसको ये इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जो छात्र हैं लगातार मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और उसी वजह से क्योंकि लोकतंत्र का ये जो पर्व है, मतदान का जो पर्व है, इसको लेकर हम कह सकते हैं उत्साह भी चरम पर है। फिलहाल किस तरह की और परिस्थितियां हैं इसकी जानकारी लेंगे। हमारे जो संवाददाता मौजूद हैं, नीरज सिंह चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रमा त्यागी श्रीनगर से और धीरज कुमार जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नीरज आपके पास में आना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं हरियाणा के चुनाव को लेकर और अब एक तरीके से देखा जाए तो तमाम जो दल हैं अपने उम्मीदवारों की घोषणा वो कर चुके हैं, किस तरीके से अब माना जाए जो सियासी पारा है वो और बढ़ता नजर आ रहा है? क्योंकि अब से पहले तो हम देख पा रहे थे कि कैसे धीरे धीरे करके तमाम जो सूची थी वो जारी की जा रही थी उम्मीदवारों की, लेकिन अब लगभग सभी दलों ने अपने जो 90 उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर दी है। नीरज जो हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ बने हुए हैं, नीरज आवाज मिल पा रही है आपको? जी नीरज, जानना चाहेंगे आपसे, हरियाणा की अगर बात की जाए इस चुनावी समर के लिए लगभग सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इनकी घोषणा के बाद किस तरीके से जो सियासी समर है उसमें और एक अलग ही उत्साह की बात की जाए, जंग की बात की जाए, वो अलग अलग रंग जो हैं चुनाव के कहीं ना कहीं नजर आने लगेंगे? तो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए, हम कोशिश करेंगे हमारे जो संवाददाता हैं उनसे बात करने की, बताएंगे आपको किस तरीके की परिस्थितियां, क्योंकि जब भी हम चुनावी समर की बात करते हैं और हरियाणा की जब खास तौर से बात की जाती है, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें 90 जो सीटें हैं, अब से पहले
अलग अलग दल जो हैं अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे थे, फिर चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात की जाए, लेकिन हरियाणा की राजनीति अपने मायने में काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। इसी बारे में नीरज आपसे मैं जानकारी लेने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। जब हरियाणा के चुनाव की हम बात करते हैं, बीजेपी अपना जो एजेंडा है, एक कोशिश है कि तीसरी बार सरकार वहाँ बनाई जाए, लेकिन इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए, कांग्रेस की हम बात करें, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो यहाँ तो सीट को लेकर पहले से ही लड़ाई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पे आप देखें इंडी गठबंधन में जिस तरीके से खींचतान यहाँ पर हुई है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है कि आने वाले समय में उनको उठाना पड़ सकता है। आप देखें कि यहाँ जिस तरीके से 3 खेमे बने हुए हैं, आप देखें कुमारी शैलजा एक अलग खेमे का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसके अलावा जो हुड्डा हैं वो अलग एक खेमा है उन्होंने बना रखा है, और लगातार एक दूसरे के प्रति आरोप भी लगा रहे हैं और इस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के वो खुद दावेदार हैं। सुरजेवाला एक अलग गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसी ही लड़ाई हमने करीब करीब मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी, जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में आपसी खींचतान देखने को मिला था और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना भी पड़ा था। अब दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, आप देखें कि सीट के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपर हैंड करा हुआ है। सीटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने पहले से की। उनके मुख्यमंत्री लगातार जो कैंपेन है वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे हैं। इस समय मैं कुरुक्षेत्र में ही हूं, और कुरुक्षेत्र से एक बड़ी चुनावी रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे। हालांकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के अभी भी कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो नामांकन अभी नहीं कर पाए, तो उसके लिए तमाम बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करवा रहे हैं। आप देखें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ये चाहते थे कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को हिस्सा बनाया जाए गठबंधन का, और उसके तहत यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए। आप देखें कि हरियाणा की जो खासतौर से जो यहाँ के लोकल लीडर है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो लगातार इस बात का विरोध करते रहे, और वो ये कहते रहे कि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है और इसलिए उनको गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान की बात को वो दरकिनार करते रहे, और यही स्थिति अगर आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी, जब कमलनाथ ने ये कहा था कि कौन अखिलेश, और उसके बाद पूरा का पूरा जो कैंपेन है किस तरीके से लड़ा गया। तो यहाँ पर जरूर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो हरियाणा इलेक्शन में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना आसान इलेक्शन नहीं है, क्योंकि जो खेमेबाजी है कहीं उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना ना पड़ जाए। कुरुक्षेत्र की बात करें तो आप देखें कि कुरुक्षेत्र से खुद जो मुख्यमंत्री हैं, कुरुक्षेत्र जिले से लाडवा सीट से वो चुनावी मैदान में पिछली बार 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीती थी, एक उनकी जो सहयोगी जेजेपी ने जीती थी और एक सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। इस बार पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार वो सत्ता में वापसी करे। उनके तमाम बड़े नेता, अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें मनोहर लाल खट्टर, वो लगातार यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं, और इसके अलावा प्रधानमंत्री 14 तारीख को एक बड़ी जनसभा के साथ कह सकते हैं कि चुनावी रण की शुरुआत हरियाणा से कर देंगे। जी बिल्कुल, और देखने लायक होगा किस तरीके से तमाम दल जो हैं वो इस चुनावी सत्र में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे रमा आपका रुख करना चाहूँगा, श्रीनगर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं किस तरीके से, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो यहाँ तो जाहिर तौर पर एक अलग ही उत्सव का माहौल जो है वो नज़र आता है, जिस तरीके से 10 साल बाद, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनकी किस तरीके से वो नज़रिया रख रहे हैं, और ख़ासतौर से जो जनता, क्योंकि पहला चरण जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है, उस लिहाज से देखा जाए तो किस तरह का उत्साह? बिल्कुल उत्सव का माहौल है, और उत्सव का माहौल हो भी क्यों ना बिल्कुल, क्योंकि 1 दशक के बाद चुनाव हो रहे हैं, बहुप्रतीक्षित चुनाव है। सब इन चुनावों की बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी असेंबली इलेक्शन की बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और 370 के बाद पहला असेंबली चुनाव है, तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए इस वक्त मैं लाल चौक पर खड़ी हूँ। इससे पहले की जब हम बात करते हैं 370 से पहले की जब हम बात करते हैं तो किसी का मादा नहीं था कि इतने फ्रीली यहाँ पर खड़े होकर, यहाँ पर खड़े होने को लेकर चुनौती दी जाती थी, यहाँ पर झंडा लहराने को लेकर चुनौती दी जाती थी। इसके अलावा जिस तरह से इलेक्शन रैलियां यहाँ पर इस वक्त निकल रही हैं, और तमाम जो है लगता है कि एक पूरा वैली जो है वो उत्सव के माहौल में रंग गई है, चुनाव के माहौल में रंगी है। ऐसा किसी भी तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिलता था, और इसकी पुष्टि भी की आपने देखा होगा कि कांग्रेस के काल में जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि जब वो लाल चौक
जाने के लिए उन्हें कहा तो उनके अंदर कितना भय था। गृह मंत्री होते हुए वो बिल्कुल, और वही बदलाव की बयान हमें नजर आती है आपके। बिल्कुल, और ये बदलाव आप देखिए, मैं अकेले हूँ यहाँ पर लाल चौक से। बिल्कुल, ना भय है ना भ्रम है, जो जनता है बिल्कुल यहाँ की ध्वजा दिखा रहे हैं। जी, एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह से बिल्कुल लोग जो है इस और इसके साथ साथ रमा, अगर जम्मू की हम बात करते हैं, धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे भी जानना चाहूंगा जम्मू की स्थिति की अगर बात की जाए, क्या किस तरीके से वहां पे जो लोग हैं उनमें उत्साह है और जो उम्मीदवार हैं वो किस रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 35 और 10 के फार्मूले के साथ काम कर रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान है कि जो जम्मू की जो 35 सीटें हैं उस 35 सीटों को जीता जाए और घाटी की जो 10 सीटें हैं उस 10 सीटों पर कब्जा जमाया जाए। और उसके बाद जो बाकी जो उनके सहयोगी होंगे, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो या जो बागी उम्मीदवार होंगे, उनको मिलाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अभी के जो प्रत्याशी हैं उनमें उत्साह है। आज नामांकन का आखिरी दिन है दूसरे चरण का, तो अभी हम कठुआ का जो डीसी ऑफिस है उस दफ्तर के बाहर खड़े हैं और काफ़ी संख्या में जो पार्टी जो है और उनके समर्थक जो है वो नामांकन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जहाँ तक आपने उत्साह की बात करी, तो ये जरूर है कि 10 साल के बाद जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, तो उस चुनाव में योगदान देने के लिए, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए लोगों की जो भागीदारी है, खासकर युवाओं और महिलाओं की जो भागीदारी है, वो रैलियों में देखी जा सकती है। और जिस तरह से बिल्कुल ना सिर्फ भागीदारी बल्कि ये वही उत्साह है लोकतंत्र के पर्व का, चुनाव के पर्व का। और हम जाहिर तौर पर लगातार अपने दर्शकों को अपडेट्स जो है लगातार देते रहेंगे किस तरीके से इस चुनावी समर में हर जो उम्मीदवार है वो तैयारी कर रहा है, हर दल की क्या तैयारी है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव की जब हम बात कर रहे थे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, वहां से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या स्थिति है और खासतौर से जनता इन चुनावों को किस तरीके से देख रही है, जनता की उम्मीदें कैसी हैं और वो कब पूरी होती हुई नजर आती हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। दरअसल यहाँ की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को संजौली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इससे स्थानीय व्यापारी भी खासे नाराज हैं। लाठीचार्ज के विरोध में आज बाजारों को बंद रखा गया है। शिमला व्यापार मंडल के आह्वान पर दोपहर 1 बजे तक आधे दिन के लिए बाजार बंद रखे गए। वहीं व्यापार मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि शांतिपूर्ण धरने के बाद भी पुलिस ने जानबूझकर लाठीचार्ज किया। तो वहां खासतौर से अगर बात की जाए संजौली मस्जिद विवाद को लेकर जो हंगामा है वो देखने को मिला, और ये मामला और तब गरमाया जब पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था और उसी को लेकर लगातार एक नाराजगी जो है, गुस्सा जो है, रोष जो है वो कहीं ना कहीं जनता का देखने को मिल रहा है। और उसी वजह से आज जो बाजार है वो यहाँ बंद भी रखे गए हैं। जो व्यापारी तबका है उन्होंने बंद का आह्वान किया था और उसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके की जो स्थिति है वो फिलहाल नजर आई यहाँ पर। तो
शिमला में आज जो बाजार हैं वो बंद हैं संजौली मस्जिद विवाद को लेकर, और खासतौर से क्या स्थिति रही, जो बाजार बंद हैं वो कैसा रहा, इस पर जानकारी लेंगे शिमला से हमारी संवाददाता जो हैं प्रियंका गौतम, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका, क्या स्थिति नजर आई? क्योंकि संजौली मस्जिद विवाद के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, हालांकि आज बीजेपी ने उस पर एक और अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बाजारों? जी मुकुल, बिल्कुल आज बाजार बंद का ऐलान जो है वो व्यापार मंडल द्वारा किया गया था। ये जो बंद था वो दोपहर 1 बजे तक था। हालांकि अब जो है बाजार खुलने जो है धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। व्यापार मंडल ने जो काफ़ी शांत तरीके से अपना प्रदर्शन किया, और इसमें अपडेट जो है वो अभी ये आया है कि अभी कुछ ही देर पहले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम की जो कमिश्नर है भूपेंद्र अत्री, उनसे जो है संजौली मस्जिद कमेटी की जो प्रतिनिधि मंडल है वो मिलने के लिए आया था। उन्होंने कमिश्नर को अपना ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी अवैध निर्माण मस्जिद में किया गया है उसको जो है प्रशासन द्वारा या सील किया जाए या उसे ढहाया जाए, वो भी इस हक में है। और उन्होंने यहाँ तक ज्ञापन में लिखा है कि अगर प्रशासन उन्हें इजाज़त देता है तो वो खुद इस अवैध निर्माण को ढहाने के लिए जो है आगे आएंगे। तो उनका ये कहना है कि जो संजौली में मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था आज यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस, उनका ये मानना है कि भाईचारे के साथ जो है हम यहाँ रहना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो देवभूमि है, यहाँ हमेशा ही बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल जो है धर्म की दृष्टि से हमेशा रहा है, तो इस माहौल को वो खराब करना चाहते हैं नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो है अगर देखा जाए तो कोशिश यही है कि आए हैं उस शांतिपूर्ण तरीके से भी आइडिया उन्हें नहीं था। जी, शांतिपूर्ण तरीके से जो विवाद है इसका समाधान हो सके, इस पर कम से कम राजनीति ना की जाए। लेकिन उसी वजह से जो लोग हैं, जो दल हैं, वो राज्य सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका इस अपडेट के लिए। हमारी सहयोगी बता रही थी यहाँ पर हिमाचल के शिमला का हाल। और अब बात करते हैं सरकार के एक अहम फैसले की। जी हाँ, मोदी सरकार ने बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। कल कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा कर दी है, जो बीजेपी के संकल्प पत्र का मुख्य बिंदु था। नए फैसले के तहत अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र होंगे। इससे आमदनी से कोई मतलब नहीं होगा। इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। पारिवारिक आधार पर सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति अब बाधा नहीं बनेगी। इसके लिए एक नया विशिष्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा। पहले से पात्र लाभार्थियों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप कवर भी मिलेगा, और परिवार में 70 वर्ष के ऊपर के सदस्य अतिरिक्त टॉपअप कवर के पात्र होंगे। CGHS, ECHS और CPF के लाभार्थियों को विकल्प चुनना होगा। साथ ही निजी बीमा धारकों और SIC सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो जो कहा वो करके दिखाया। यहाँ पर अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस बात का संकल्प लिया गया था संकल्प पत्र में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो नया फैसला लिया है, उससे लोगों में बेहद खुशी का माहौल नजर आ रहा है। इस योजना को लेकर तेलंगाना के लोगों का कहना है कि ये उनके परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो आयुष्मान भारत के तहत 70 साल के एवो लोगों के लिए जो स्कीम इंट्रोड्यूस किए है, वो बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं जैसा कि न्यूज़ में और पेपरों में पढ़ा हूँ, उस हिसाब से ये स्कीम उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके पास कोई इनकम नहीं है। उम्र तो है मगर इनकम कुछ भी नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ बताना उनके लिए उतने पैसे नहीं रहते। वैसा हमारी सीनियर सिटीजन का ग्रुप एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है जो इस स्कीम से बहुत अच्छे से फ़ायदे होंगे। दिस आयुष्मान भारत इंश्योरेंस इज वेरी मच हेल्पफुल टू द सीनियर सिटीजन्स who have crossed 70 years, especially these people working in shops and other factories, having minimum income, and the children are also not able to support them financially to look after their health. Under the circumstances, this type of facility given by the central government to the
senior citizens is very much appreciated, and senior citizens are indebted to the central government. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत का ऐलान किया है सीनियर सिटीजन के लिए, उसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले हॉस्पिटल जाने को लोग डरते थे, हम भी एक 71 ईयर है, वहाँ जाएंगे तो कितना बिल लूंगा, क्या करेगा, हमारा बच्चा वहन करेगा नहीं करेंगे, डर था। अभी ये डर हमारे को खत्म हो गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार, और इसका लाभ मिलेगा और सब जनमानस इसके लिए बहुत खुश है। इसके पहले कई सरकारें आई, लेकिन किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया जो जनता गरीब के लिए हितकारी हो। ये गरीब के लिए बहुत हितकारी है। अभी ये आयुष्मान भारत पूरे वर्ष में लागू होगा, कोई आदमी कहीं पर भी जाके इलाज करवा सकेगा। तो देखिए कितनी बड़ी परेशानी होती थी वरिष्ठ नागरिकों को, और वो अब इस फैसले के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे राज्य के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं छत्तीसगढ़ के उन लाखों बुजुर्गों की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ जो आयुष्मान के इलाज के ऊपर काफ़ी हद तक टिका हुआ है, देश के टॉप 5 राज्यों में से ये छत्तीसगढ़ आता है जिनमें आयुष्मान का ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको बता दें, इस पर और अधिक जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, साथ ही हमारे संवाददाता जुड़ेंगे नितिन सिंह। फिलहाल डॉक्टर वी.के. पॉल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं स्वास्थ्य आयोग के। डॉक्टर पॉल, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस तरीके की एक हम कह सकते हैं अच्छी पहल ये सरकार ने जो अहम फैसला लिया है और जो कहा था वो करके भी दिखाया है, और उसी वजह से हमने अलग जगहों से देखा जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। इस स्कीम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले अनाउंसमेंट करी थी। उन्होंने कहा था कि स्कीम को लेके आएंगे, और इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, 70 और उसके ऊपर के बुज़ुर्ग खासकर, उनकी स्वास्थ्य की ज़रूरतें बड़ी होती हैं, और जो उनको एक्सेस मिलनी चाहिए स्वास्थ्य की ज़रूरत के मुताबिक, उसमें कठिनाई आती है और पैसे की कठिनाई आ जाती है कि रिसोर्स नहीं होता। तो उसको पूरा करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एक बहुत बड़ा विस्तार अब कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और इस विस्तार के अंतर्गत, जैसे कि आपने अच्छी तरह से समझाया, 70 और उससे ऊपर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, सारे के सारे, हर एक बुज़ुर्ग, इनकम की कोई बात नहीं है, पुराने कोई उसमें शामिल थे आज तक पीएमजे में या नहीं, आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है या नहीं, सभी को इसमें अब इसका समावेश कर दिया गया है, सबको इंक्लूड कर लिया गया है। जी बिल्कुल डॉक्टर पाल, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनमें उत्साह इस बात को लेकर है कि कब से इस योजना का जो लाभ है उनको मिल सकेगा, यानी कब से लागू हो जाएगा उन पर? बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को ज़मीन पे उतारा जाएगा। इसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है और स्पेशल कार्ड दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि मैं इसके जो मेन बिंदु हैं इस स्कीम के, वो थोड़े चिन्हित कर दूँ। सबसे पहली बात है कि 70 और उसके ऊपर के वृद्ध बुजुर्ग हमारे जो हैं, उनको 5 लाख का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जी, ये स्वास्थ्य लाभ है जिनको कि अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़ती है। जी, ये कहाँ दाखिल हो सकते हैं? जो हमारा पीएमजे का एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, लगभग 30,000, उसमें 13,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं जी, और 17,000 के करीब जो हैं वो सरकारी अस्पताल हैं। तो उनमें कहीं भी इनको स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो एडमिशन होगी। और हमारे पैकेजेस हैं वो 1920 से भी ज़्यादा पैकेजेस हैं जी, और मेन के लिए भी हैं और विमेन के लिए भी हैं, स्त्रियों के लिए भी हैं और मर्दों के लिए भी हैं। तो ये सारे खुल जाएंगे। जी, जो व्यक्ति पहले पीएमजे में ऑलरेडी थे, वहाँ उनको, उस परिवारों को 5 लाख का कवर हम प्रदान हो रहा था सरकार की तरफ से। जी, अब उनको 5 लाख का एक्स्ट्रा कवर, और अगर वहाँ पे बुजुर्ग है 70 से ऊपर का जी, तो उनको 5 लाख रुपए और कवर होगा, जो कि एक टॉपअप है, जो कि उनको बाकी परिवार के साथ अब शेयर नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए उसी परिवार में 2 वृद्ध हैं 70 से ऊपर, हस्बैंड वाइफ है, तो उनके लिए ये 5 लाख दोनों के लिए होगा। लेकिन ये 5 लाख जो वृद्ध हैं
बुजुर्ग हैं वो बाकी फैमिली के साथ अब उनको शेयर करने की ज़रूरत है। बाकी फैमिली के पास अपना 5 लाख का कवर जो है वो मौजूद रहेगा। ये तो एक जी डॉक्टर पाल, कुछ और भी आपसे मैं जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जो है नितेंद्र, उनका भी रुख कर लेता हूं। नितेंद्र, जिस तरीके से आयुष्मान भारत की हम बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर पॉल हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लागू इसको किया जाएगा और लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं अलग अलग अस्पतालों में जो तमाम लोग हैं वो कैसे इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और काफ़ी सरल अब हम मान सकते हैं जो इलाज कराना है, क्योंकि पहले तो लोगों को लगता था शायद सरकारी अस्पताल में किस तरह की सुविधा उनको मिल पाएगी या नहीं, या उनका नंबर आ पाएगा या नहीं, लेकिन अब काफ़ी कुछ जो बदलाव है वो नज़र आता है। देखिए मुकुल, मैं इस वक्त एम्स के आयुष्मान केंद्र में हूं और अपने कैमरामैन अजय से कहूंगा कि वो दिखाएं इस यहाँ के जो सेंटर है। और यहाँ पर अगर कोई आयुष्मान भारत का लाभार्थी है, सबसे पहले यहाँ आता है। अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड हो या फिर राशन कार्ड हो, वो अगर दिखाता है तो ये कियोस्क है और यहाँ पर जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर वो चेक करते हैं। अगर उसमें उनका नाम होता है तो तुरंत कार्ड बना देते हैं। साथ ही साथ ये जो अभी आप डेस्क देख रहे होंगे, अलग अलग ये डेस्क है। और अगर कोई मरीज है जिसको भर्ती करने की जरूरत है, डॉक्टर देख रहे हैं, देखने के बाद कह रहे हैं कि उनको भर्ती होने की जरूरत है, तो वहाँ पर ये मदद की जाती है। ये डेस्क के माध्यम से स्टाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखिए अभी भी लाइन लगी हुई है, एक एक करके लोग आ रहे हैं और इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। और ये एम्स के अलावा जैसा डॉक्टर पॉल ने कहा कि 30,000 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर जो भी इम्पैलेंट अस्पताल है वहां पर ये आयुष्मान हेल्प डेस्क बना हुआ है और जो भी लाभार्थी है वहां जाकर के इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जहां तक 70 साल और उससे अधिक की बात है, हम जानते हैं कि बुजुर्गों की सेहत का एक बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार पे। कई बार देखा जाता है कि लोग टालते हैं, अच्छे से इलाज नहीं करा पाते हैं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था चुनाव के दौरान कि जब सरकार बनेगी, नई सरकार आएगी, तो हम 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान भारत के दायरे के तहत लाए गए। तो वो वादा प्रधानमंत्री ने पूरा किया, संकल्प से सिद्धि की ओर ले गए और एक सामाजिक सुरक्षा का जो बड़ा दायरा है उसको बढ़ाया गया है। कि बहुत बड़ी पहल है ये। करीब करीब 6 करोड़ से अधिक लोग इसमें लाभान्वित होंगे। देश के 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में लाभ उठा सकेंगे। जैसा कि डॉक्टर पॉल सर ने कहा कि करीब करीब 1900 से ज्यादा पैकेजेज हैं। यानी बीमारी चाहे वो कैंसर की हो, हार्ट की हो या फिर आपको हड्डियों की हो या बुजुर्गों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसमें इसमें कवर होंगे। और सोचिए कि जो बुजुर्ग हैं उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली है। यानी कि वो किसी परिवार के ऊपर निर्भर नहीं, अपने बेटे बेटियों पर निर्भर नहीं है। दादा दादी नाना नानी की जो सेहत का ख्याल अब सरकार रखेगी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं डॉक्टर पॉल, अगर देखा जाए सरकार का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, तो एक तरीके से आत्मनिर्भरता जो है वो बुजुर्गों को भी देने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हमारे संवाददाता अभी नितेंद्र भी बता रहे थे, उन्हें निर्भर नहीं रहना होगा, लेकिन इसके लिए क्या उनका भी जो नाम है किसी सूची में आएगा, उनको खुद से आवेदन करना होगा? इसकी जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को दे पाएँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये एक लोक कल्याण का बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, अकेले भी होते हैं, बीमारी एक से अधिक भी होती है और फैमिली अपना कई बारी सपोर्ट करने में चाहते हुए भी नहीं कर पाती उतनी सेवा जो कर पाएंगे। तो लोक कल्याण की नज़र से देखें तो सबसे जो बुज़ुर्ग जिन्होंने समाज में अपना योगदान दिया, सारी उम्र देश की सेवा, समाज की सेवा, अपना काम किया, परिवारों को नर्चर किया, उनके लिए ये लोक कल्याण का बहुत बड़ा स्टेप हुआ है। मैं जैसे आपने बात करी है कि ये किस तरह से इसको कार्यान्वयन होगा, बहुत सिंपल होगा। इनके लिए स्पेशल कार्ड बन जाएंगे और फिर उस कार्ड के द्वारा, जैसे कि बाकी पीएमजे की स्कीम में हम कार्ड लेकर जाते हैं और कार्ड को दिखा के हमारा इलाज हो जाता है। वो कैशलेस होता है, कोई पैसा नहीं देना होता, कोई पेपर वर्क नहीं होता है, सेवा होती है। लेकिन एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इस बारी जो बहुत बड़ी बात है जो कि सामने आती है कि हम जो वंचित और वल्नरेबल सिर्फ थे आज तक पीएमजे में ले रहे थे, उन्हीं पे सीमित नहीं है, ये अब सबके लिए है। आप ये देखिए इसका आयाम कितना है कि इनकम कुछ भी हो, मैं जितना गरीब अमीर, अब सबके सब कवर हो जाएंगे। पीएमजे में जो कवर हो रहे थे वो हमारे 40% नीचे वाला तबका था, अब सबके सब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रिच, सबके लिए एक ये रास्ता खुल गया है। और उन फैमिलीज में 70 से और 70 के ऊपर जो व्यक्ति हैं उनको 5 लाख का कवर है। उस परिवार में अगर 2 बुजुर्ग हैं तो भी ये 5 लाख है उनके दोनों के लिए। उन्होंने किसी और के साथ इसको शेयर नहीं करना है।
जो व्यक्ति प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले चुके हैं, मध्यम वर्ग के परिवार हैं या उसके बेहतर ऊपर वाले भी परिवार हैं, तो भी उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी। ESI भी आप ले रहे हो, उसमें कवर हो रहा आपके लिए होगा। लेकिन जिनको सरकारी पेंशन मिल रही है, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं आर्मी से, जो आर्म फोर्सेस से जो रिटायर हो रखे हैं, CGHS के लाभार्थी हैं, सरकारी पेंशन वगैरह वाले जो लाभार्थी हैं, उनको फैसला करना होगा कि आपने PMJ में आना है और ये लाभ लेना है 5 लाख का, या कि आपने वहीं रह के उसी स्कीम में उसका फ़ायदा लेना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 30,000 अस्पतालों का नेटवर्क जो PMJ का है, उसमें हर वृद्ध को 70 और के ऊपर के 70 और 70 से ऊपर के हर वृद्ध को हॉस्पिटलाइजेशन अगर दाखिल होकर इलाज करने की ज़रूरत है, तो आज वो गारंटी को पूरा करने के लिए फैसला हो गया, उसकी रूपरेखा बन गई और बहुत जल्द इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जी, यानी डॉक्टर पॉल, हम कह सकते हैं कि इलाज की जो गारंटी है वो सरकार ने लगभग पूरी कर दी है। लेकिन इसके तहत, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी इस तरह की योजना स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, और करीब इसमें हम बात करें तो 4.5 करोड़ परिवार जो हैं जिनको बड़ा लाभ इसके ज़रिए मिलेगा, क्या इसमें आगे जो एक सीमा रखी गई है इलाज की, उसमें भी किसी तरह के बदलाव हमें कुछ देखने को मिल सकते हैं? सीमा तय हो गई है। अब कैबिनेट डिसीजन ने कहा है कि सीमा जो है वो 5 लाख है जी, और PMJ के पैकेजेस हैं, उसमें बुजुर्गों की बीमारियों के सारे ही पैकेज पहले ही समाहित हैं जी, क्योंकि पहले भी तो ये सेवाएं दे रहे थे जो अभी तक के लाभार्थी हैं, तो वो तय हो गया है। अब तो जो लाभार्थी हैं और सारे देश के ही बुजुर्ग आज लाभार्थी बन गए हैं, उनके लिए ये रास्ता और सशक्त हो गया है जी। जो नए आएंगे, जो आज तक स्कीम में नहीं थे, उनके लिए रास्ता खुल गया है। और मैं तो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, लोक कल्याण की दृष्टि से जी, जो सबसे वल्नरेबल हमारी एक एज ग्रुप होता है और हमारे लिए स्पेशल हैं, उन्होंने देश की सेवा, समाज की सेवा की हुई है जी, उनकी एक देश की एक बहुत एक ट्रिब्यूट है उनकी तरफ, एक हमारा समर्पण है उनकी इस स्कीम के द्वारा। और स्वास्थ्य का लाभ होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। और हम ये जानते हैं, जो स्टडीज़ हैं, कि बहुत सारे ही व्यक्तियों को, आधे से ज़्यादा लोगों को एक से ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। अब ये रास्ता जो खुला है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और आगे देश में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की पूरी की बात करी जाती है, एक इंक्लूसिव ईज़ ऑफ लिविंग की बात करी जाती है जी, उसमें एक बहुत बड़ी डायमेंशन अब जुड़ गई है जी। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं स्वस्थ भारत को भी सार्थक करता हुआ नजर आएगा ये जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। फिलहाल डॉक्टर पॉल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए। साथ ही नितिन, आपका भी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से लोक कल्याण की बात की जाए, गरीबों के कल्याण की बात की जाए, या कैसे जब हम बात करते हैं नए भारत की तो उसको कैसे हम स्वस्थ भारत में तब्दील करेंगे, इस नज़रिए से ये फैसला काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके ज़रिए जो देश के वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी आत्मनिर्भर होते हुए नजर आएंगे। अब उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मीडिया प्राइम में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े अभ्यास तरंग शक्ति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने शानदार एयर शो के साझी भी बने। वो भारतीय लड़ाकू विमान प्रचंड ने भी एयर शो के दौरान अपना दमखम दिखाया। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक भारत केवल एक आयातक देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज भारत 90 से ज्यादा देशों में सैन्य सामानों का निर्यात करता है। युद्धाभ्यास के साथ ही वायुसेना की तरफ से रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDX 24 का आयोजन किया जा रहा है। 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा उद्योग की भागीदारी रहेगी।
हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। तो किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता नजर आ रही है, इसकी बानगी इस दौरान भी देखने को मिली। वहीं अगर बात की जाए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, तो उन्होंने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बर्लिन में संघीय चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिलकर सम्मानित महसूस किया। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत अभिवादन उन्हें पहुंचाया। 7वें अंतर सरकारी परामर्श के लिए उनकी भारत यात्रा की प्रतीक्षा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने टीएमसी और कांग्रेस पर अपराध तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दल अपने लाभ के लिए किसी विषय का राजनीतिकरण करने से नहीं चूकते हैं। ए फॉर अपराध, आज टीएमसी का अपराध बंगाल में। ए फॉर अपीजमेंट, आज कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट शिमला हिमाचल प्रदेश में। और ए फॉर एरोगेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष गणपति पूजन पर राजनीति करता है। उन्होंने पूछा कि क्या विपक्ष ये चाहता है कि किसी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के दो मजबूत स्तंभ आपस में मितवत व्यवहार ना कर सकें। कुछ नेताओं ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इनविटेशन पर गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कैन नॉट द डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मीट? कैन नॉट दे कन्वर्ज? शुड नॉट दे बी फ्रेंड्स? शुड दे बी एनिमीज? शुड दे नॉट बी टॉकिंग टू ईच अदर? शुड दे नॉट एक्सटेंड अ हैंडशेक? शुड दे नॉट हैव कर्टसीज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स ईच अदर? क्या आप सोचते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री कैसा व्यवहार दोनों का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए? क्या एक दूसरे को देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए? क्या एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होना चाहिए? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तभी तो हम दूसरे राष्ट्रों से अच्छे हैं। जिन राष्ट्रों में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है, उनमें किस प्रकार का व्यवहार जुडिशरी के साथ किया जाता है, और हमारे देश में काम करते समय अलग व्यवहार और काम से इल्हैदा उससे अलग हटकर अलग व्यवहार, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। तो सीधे तौर पर संबित पात्रा जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर नजर आए पक्ष पर, और यही कहा कि हर चीज़ को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के मान्या जिले में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई। नागमंगला में हुई घटना के बाद कुछ गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई। इस घटना के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार और कानून व्यवस्था पर एनडीए के नेता सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक विपक्ष के नेता आर अशोक ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे ने भी कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है। उधर कर्नाटक के कृषि मंत्री और मान्या के प्रभारी चेलुवरिया स्वामी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। Situation is peaceful now, comparatively so early yesterday. Is peaceful situation. Is happened some damage. So shop, cloth, bikes, tire shops, all shops is showrooms. So happened.
but sumoto case is already FIR issued. So 50 arrested. So in individually is shop owners also large cases, that is separate. सिद्धारामैया हिंदुओं का खिलाफ है। सिद्धारामैया केवल माइनॉरिटी का अपीजमेंट कर रहे हैं एंड उधर क्या गलती हुआ उसको प्रोटेक्ट करने का काम सिद्धारामैया एंड सिद्धारामैया का मंत्री लोग कर रहे हैं। मैं मांग करती हूँ तुरंत कौन कल्प्रिट है उसको अरेस्ट करना चाहिए एंड आप केवल हिंदुओं का अरेस्ट किया एंड खुद हिंदुओं ने उधर पत्थर खाया, उसका दुकान जल गया, हिंदुओं का केस लगा। ये क्या चल रहा है कर्नाटक में? जाहिर तौर पर कर्नाटक की कानून व्यवस्था पर सवाल जो हैं वो यहाँ उठाए जा रहे हैं। और आइए अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश को लेकर भी। जी हाँ, मध्य प्रदेश की अगर पहले बात की जाए तो कई जिलों में यहाँ भारी बारिश हो रही है। इससे निपटने और ज़रूरी इंतजामों की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी संभागीय आयुक्त, आईजी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में भारी बारिश से पैदा हुई स्थिति से बचाव के लिए किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा हुई। वैसे तो इस सीजन में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है और खास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है। इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर, एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखें। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और आई खेल जगत की खबरों के लिए रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी सुचित्रा का। शुक्रिया मुकुल। और सबसे पहले बात करते हैं हॉकी से जुड़ी हुई एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना कोरिया से हो रहा है। फिलहाल भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम ने बुधवार को मलेशिया को 8-1 के विशाल अंतर से हराया था और प्रतियोगिता में जीत की हैट्रिक लगाई थी। इससे पहले भारतीय टीम ने चीन और जापान को हराने में सफलता पाई थी। भारत 9 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट के विकास को बढ़ावा देने के लिए महिला अंडर 19 T20 एशिया कप शुरू करने का फैसला किया है। ये निर्णय मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई क्रिकेट परिषद के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में लिया गया। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप की शुरुआत की घोषणा की। महिला अंडर 19 T20 एशिया कप हर 2 साल में आयोजित किया जाएगा और ये T20 विश्व कप की तैयारी के लिए एक अहम टूर्नामेंट रहेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह 1 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पद संभालेंगे। बात शतरंज की। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड के पहले दिन ओपन वर्ग में भारत ने मोरक्को को 4-0 से हराया। वहीं महिलाओं की स्पर्धा में भारत ने जमाइका पर 3.50 से जीत हासिल की। डी गुकेश के पहले दौर में बाहर बैठने के साथ आर प्रगनानंदा ने मोरक्को के खिलाफ भारत की शुरुआती बाजी में तिसिर मोहम्मद को हराकर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। वहीं विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी ने एल्बीलिया जैक्स को हराकर भारत के लिए 4-0 से शानदार जीत हासिल की। महिलाओं की स्पर्धा में आर वैशाली ने जमाइका की अदानी क्लार्क को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। हंगरी के बुडापेस्ट में 12 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में 1800 से अधिक खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें 193 टीमें ओपन वर्ग और 181 टीम महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। पिछले संस्करण के मेजबान भारत ने दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीते थे। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं मुकुल के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए।
और आइए अब मीडिया प्राइम में हम भी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरों की। खासतौर से अगर बात की जाए भारतीय रेलवे का वंदे भारत पोर्टफोलियो लगातार बढ़ रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त तक वंदे भारत ट्रेन ने 3 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की उपलब्धि हासिल की है। 54 ट्रेनों ने 35,428 ट्रिप लगाकर ये मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई थी। वंदे भारत ट्रेन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 280 जिलों को कवर करती है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 2023 और 24 में वंदे भारत ट्रेन के द्वारा कवर की गई दूरी पृथ्वी के 310 से ज्यादा चक्कर के बराबर है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक चंद्रा का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर काफी उत्साहित हैं। IESA के प्रेसिडेंट अशोक चांडा हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें पॉलिसीज का कितना बड़ा रोल है और क्या पॉलिसी इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट अपना रही है? इंडिया का जो सेमीकंडक्टर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप हो रहा है और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के अप्रूवल हुए हैं, इसमें एक इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT उन्होंने जो PLI स्कीम बनाया है, ये एक बहुत बेहतरीन है। और साथ में जो अप्रूवल प्रोसेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके देखते हुए आज 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव हो गए हैं। 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट है और ये सब हमारे IESA मेंबर कंपनीज की तरफ से हुआ है। और आगे चल के भी मैं देखता हूं कि ये जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी है और गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, उसको देखते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट और आएंगे। जैसे भी पिछले 2 दिन में हमने देखा कि ये सेमिकॉन इंडिया इवेंट के लिए हमारे विदेश से करीबन 100 कंपनी से ज़्यादा ग्लोबल CXOs, CEO, CFO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काफ़ी लोग इंडिया में आए हैं। उन्होंने यही कहा कि पॉलिसी रेजिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी स्टेबिलिटी है और सरकार का इसमें काफ़ी फोकस है। इसको देखते हुए मेरी ये उम्मीद है कि अगले 5 से 10 साल में हमारे देश में 10-12 और सेमीकंडक्टर के प्लांट लग जाएंगे। किन कंपोनेंट को आपने ध्यान दिया है पॉलिसी मेकिंग के टाइम पर? क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज तो आना चाह रही हैं, लेकिन हमारे भी अपने कुछ कंसर्न्स होंगे। ये तो अब किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं? पॉलिसी मेकिंग में एक मेन जो हमने रिक्वेस्ट की है भी सरकार को कि ये जो पॉलिसी है, इसको सिर्फ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, वेफर मैन्युफैक्चरिंग के बजाय जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें लगाइए। मतलब केमिकल हो गया, गैस हो गया, असेंबली टेस्ट हो गया, बाद में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेफर हो गया, वो सबको इंसेंटिव करिए। क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम अगर कॉस्ट इफेक्टिव और कॉम्पिटिटिव हुआ तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट काफ़ी इफेक्टिव होता है। सो ये जो दूसरा पॉलिसी बनेगा अभी, जो लोग बोल रहे हैं उसको कि ISM 2.0, इसमें जो भी सरकार फिर से फाइनेंशियल आउटले का योगदान करेगी, जो अप्रूवल करेगी, उसमें मेरी उम्मीद ये है कि वो पूरे एंड टू एंड इकोसिस्टम को कवर करेगा। और आप क्या देखते हैं सर, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो आप इंडिया को आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर हब इकोसिस्टम में कहाँ देख रहे हैं? मेरा ये पूरा मानना है कि इंडिया के पास में सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ट्रेमेंडस बहुत बड़ा है। आज की डेट में वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर मार्केट है $550 बिलियन, जो कि बढ़कर $1 ट्रिलियन हो जाएगा बाय 2030 और 2031। तो इतना बड़ा मार्केट साइज है, उसमें हमें अपॉर्चुनिटी है। तो आपने देखा कि आने वाले वक्त में जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है वो हब तो इंडिया बनने ही वाला है। साथ ही साथ आपने बताया कि किस प्रकार से पॉलिसीज को लेकर के भी ध्यान दिया गया है। कोशिश ये की गई है कि जितनी भी कंपनीज यहाँ पे आना चाहती हैं उनको कुछ ना कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पूरा माहौल जो है वो यहाँ पर तैयार किया जाए। जिसका जो फायदा है वो आने वाले कुछ टाइम में आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन ललित के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो जानिए आपने ना सिर्फ अर्थ जगत बल्कि खेल जगत और उसके साथ साथ आज की वो तमाम खबरें जो सबसे पहले आप तक शायद नहीं पहुंची होंगी। हर तरीके से लगातार आपको जो अपडेट खबर है वो मीडिया प्राइम में हम देते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मीडिया प्राइम में बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।